मेदवेदेव की धमकी के बाद अमेरिका में अलर्ट, यूरोप में तैनात बॉम्बर को अलर्ट रखने के निर्देश दिए गए। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बेस की सुरक्षा बढ़ाई। कल आर्कटिक में रूसी बॉम्बा की उड़ान से हड़कंप था। मेदवेदेव ने भी कल न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी। तो आपने देखा उधर धर्मगुरु के बाद इधर मेदवेदेव क्या कह रहे हैं, और वहां रशिया की तरफ से एक के बाद एक प्रोमिनेंट लोगों का यह कहना, जाहिर है अपने कहे हुए को निभाना भी उनके लिए मजबूरी बन जाएगी। अगर इतने सारे सिग्निफिकेंट लोग उसको लेकर इतनी बातें कह रहे होंगे, क्या आने वाले दिनों में रशिया के सामने ये मजबूरी होगी, कम से कम डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने, कि उसके प्रोमिनेंट लोगों ने जो बातें कही थी उसको किसी हद तक निभाया जाए, क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। जनरल दयाल से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए तीसरे विश्व युद्ध के खतरों के बीच एक और बड़ी खबर। इजराइल के विदेश मंत्री कोहेन पहुंचे यूक्रेन। जंग में पहली बार इजराइल के किसी नेता का यूक्रेन दौरा। इजराइल लगातार यूक्रेन को दे रहा है इंटेलिजेंस। ज़ेलेंस्की को इजराइल से चाहिए आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। बताया जा रहा है कि एयर डिफेंस को लेकर खासतौर से ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर पोलैंड के जरिए टेक्नोलॉजी से मदद की जा रही है यूक्रेन की, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आयरन डोम की मांग जाहिर मानी नहीं गई है अभी तक, और आगे माने जाने के इशारे भी कम हैं। लेकिन यूक्रेन की तरफ से मदद की गुहार फिर भी बदस्तूर जारी है। अब जरा देखिए, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के संदर्भ में चेतावनियां कई अहम लोगों की तरफ से मिल रही हैं। क्या यह बात सच है? मसलन कुछ महत्वपूर्ण लोगों का यह भी कहना है कि प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में शुरुआत में कहां यह समझा गया था कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बातें जा रही हैं। बाद में कहा गया कि देखिए अमुक घटना की वजह से वो कितना बड़ा रूप हो गया और वर्ल्ड वॉर हो गया। क्या यहां पर भी रूस और यूक्रेन युद्ध को वर्ल्ड वॉर के पीछे की घटना कालांतर में माना जाएगा? जरा देखिए, पहला संकेत, क्रिमिया में एक्शन के लिए यूक्रेन को अमेरिका की हरी झंडी। क्रिमिया 2014 से एनेक्स किया गया है, हाल में एनेक्स किया गया इलाका नहीं है। अगर वो इलाका जो 2014 में एनेक्स किया गया वो भी बचाने का संकट अगर आया पुतिन के सामने, तो पुतिन क्या करेंगे और उनकी मशीनरी क्या करेगी? बेलारूस में रूस की बढ़ती तैनाती, ऐसी तैनाती जो अभूतपूर्व है, इससे पहले कभी नहीं हुई और अप्रत्याशित भी है। इतनी ज्यादा तैनाती होगी सोचा नहीं गया था। क्या यह तैनाती इसी तरफ इशारा कर रही है? क्या है और संकेत? यूरोपीय देशों से घातक हथियारों की सप्लाई तेज होगी। जेन्स स्टोल्टनबर्ग से लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हथियार दिए जाएंगे, जल्दी दिए जाएंगे। रूस के खिलाफ नेटो देशों की लामबंदी जबरदस्त दिखाई दे रही है फॉल्ट लाइंस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई छिटक कर अलग हुआ हो और उसने विद्रोह कर दिया हो। और यहां पर देखिए, ईरान और नॉर्थ कोरिया से रूस को मिल रही है हथियारों की मदद। रशिया को भी उसके साथ खड़े होने वाले कंट्रीज हैं और उसको युद्ध में मदद देने वाले देश हैं। ऐसे में क्या ये पालेबंदी हो गई है? क्या ये पोल्स बन गए हैं? क्या ये ध्रुव बन गए हैं? और क्या इसके साथ आने वाले दिनों में ये चीजें एस्केलेट होंगी? जरा देखिए, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के संदर्भ में ये संकेत, अगर ये संकेत हैं, तो क्या फिर विश्व युद्ध या तो आरंभ हो चुका है या होकर रहेगा? केवल इसका अभी ट्रेलर दिखना शुरू हुआ है, आगे आपको वो दिखेगा जिसका अंदेशा है। क्या ऐसा होने वाला है? पहला अंदेशा यह है कि क्रेमलिन की जो धमकी है वो इस बार कहा जा रहा है कि वैसी नहीं है कि इसको बहुत हल्के में लिया जाए। क्रिमिया पर हमला सबसे बड़ी तबाही लेकर आएगा, ये बात कही गई है। और इस बार ये कहा जा रहा है कि यूं ही नहीं कहा गया। कर्च स्ट्रेट ब्रिज में हमला याद कीजिए, उसके बाद जितने मिसाइल बराज देखने को मिले थे वो याद कीजिए। पिछले 24 घंटे में जो हुआ है आपको याद होगा, जैसे ये कहा गया कि हम क्रिमिया पर अटैक करेंगे, उसके बाद आपने देखा 24 घंटे के अंदर अंदर मिसाइलों की फिर से झड़ी लगी। इसका मतलब यह है कि इस बार मामला सीरियस है। दूसरा अंदेशा देखिए, मेदवेदेव की धमकी, रूस हारा तो न्यूक्लियर तबाही लाएगा, न्यूक्लियर तबाही। और यह भी कहा गया कि कभी भी कोई परमाणु शक्ति संपन्न देश हारता नहीं है। इस बयान के मामले क्या है? तीसरा, पोलिश पीएम का दावा, उन्होंने क्या कहा था? यूक्रेन हारा तो विश्व युद्ध तय, यूक्रेन हारा तो विश्व युद्ध होगा। रूस अगर उसके लिए चीजें खराब होती हैं, एग्जिस्टेंस पर बात आती है, तो दुनिया अगर रूस के बगैर है, ऐसी दुनिया का काम क्या? ये पुतिन कह चुके हैं। ये जरा देखिए, फ्रांस के इतिहासकार कहते हैं, फ्रांस के इतिहासकार इमैनुअल टोड ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज ऑलरेडी हो चुका है। पांचवा स्टेटमेंट, पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोल्योव, वो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। क्या वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है? इट इज जस्ट दैट ओनली फ्यू ऑफ देम आर एबल टू रीड दिस। आइए इसको समझते हैं बहुत जल्दी से। सुशांत जी, आपकी टिप्पणी। यार देखिए दिनेश, मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं
कि थर्ड वर्ल्ड वॉर वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने जो उदाहरण दिया पहले विश्व युद्ध का, वो भी बिल्कुल समझ में आती है बात। क्योंकि युद्ध इसलिए होता है क्योंकि मिसकैलकुलेशन होती है, और मिसकैलकुलेशन के बहुत सारा स्कोप है इस पर्टिकुलर युद्ध में। कौन क्या ऐसा कदम उठाता है ये सोचते हुए कि ये एस्केलेट नहीं करेगा या ये एक टैक्टिकल लेवल पर कुछ फायदा दे देगा जिस साइड को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर द मोमेंट आप वो रूबिकॉन क्रॉस करते हैं तो फिर हालात बेकाबू हो जाते हैं, क्योंकि एक चीज के बाद दूसरी चीज उसमें उलझनी शुरू हो जाती है। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसको आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। ये जो आप कह रहे हैं सर, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। कर्नल एस जिन्नी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनरल साहब हमारे साथ हैं ही। कर्नल एस जिन्नी, बहुत स्वागत है। ये बहुत सारे सिग्निफिकेंट लोग हैं जो जिनकी बातों में या तो इसको आप थ्रेट के रूप में देख लीजिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट जिनका नहीं है, लेकिन वो प्रोमिनेंट लोग हैं। वो कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चीजें जा चुकी हैं ऑलरेडी। आपकी टिप्पणी? हाँ दिनेश जी, जैसे सुशांत जी भी कह रहे थे, युद्ध का कभी एक प्लान नहीं होता है, और युद्ध हमेशा स्टार्ट कैसा होता है जब दोनों देश के बीच में रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में एक ओपिनियन, मतलब एक रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में एक ओपिनियन ना हो। जब दोनों देश के बीच में इस तरह से हो कि दोनों के बीच में रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में कोई ओपिनियन ना हो। लेकिन जब युद्ध तब अंत होता है जब दोनों देश के बीच में ये पता हो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसा है। अभी आज के हालात में रशिया और यूक्रेन के बीच में, दोनों के बीच में रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में एक मत नहीं है। रशिया भी जानती है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से हरा नहीं सकती, लेकिन उनको पता नहीं है कितना कैपेबिलिटी है, क्योंकि नाटो सपोर्ट कर रहा है, और नाटो कंट्रीज ही पता है कि रशिया के पास कितना पावर है, वो हरा नहीं सकता। तो ये जब तक ऐसा एक है, ये सर आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं इस एक सेकंड आपको यहां रोक रहा हूं क्योंकि मैं इसको खो नहीं जाने देना चाहता। जनरल दयाल, ये ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ के भांपने के मामले में चीजें ना तो वो इनकी समझ पा रहे हैं ना ये इनकी समझ पा रहे हैं, लेकिन रशिया के रिजर्व्स के बारे में तो वेस्ट को अंदाजा होगा। क्या केवल इतनी सी बात है कि उसके न्यूक्लियर हथियारों के संदर्भ में एग्जैक्टली वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, इतने बड़े आर्सेनल के साथ ये नहीं समझ पा रहा है? क्या ये रिलेटिव स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन एक्चुअली वेस्ट ठीक नहीं बिठा पा रहा है कि रशिया के मामले में? देखिए दिनेश, ऐसा नहीं है। दोनों कंट्रीज, वेस्ट और रशिया, या नाटो एंड रशिया, या यूएस एंड रशिया, एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं। जो प्रॉब्लम रशिया की वो है बूट्स ऑन ग्राउंड। यूक्रेन की प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी वांट्स टू बी ए सोल्जर। आज के दिन सब लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और हथियार मिल रहे हैं। बात यह है कि एक रेड लाइन है, जैसे पहले भी हम कह चुके हैं। देखिए, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि क्रीमिया को अगर कुछ भी नाटो ने और इन्होंने किया तो रशिया की जो प्रतिक्रिया होगी, रशिया का जो रिएक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, और वो इतना स्ट्रांग होगा कि उसमें काफी नुकसान होगा। लेकिन यूक्रेन से बाहर रशिया इस युद्ध को नहीं ले जाना चाहेगा, ये बात ध्यान रखो। वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक वॉर तो ऑलरेडी जारी है, डिप्लोमेटिक वॉर ऑलरेडी जारी है। तो आप ये कह रहे हैं कि वॉर एज इन वॉर, मतलब एकदम से सीधे सीधे बंदूकें लेकर और ये तोपें लेकर वॉर टाइप के वॉर के आप तस्वुर मत कीजिए। ये आधुनिक दौर है और इसमें सबसे ज्यादा चोट तो तब पड़ती है जब ये चोट करेंसी की चोट होती है, और इस समय पूरी दुनिया में इसका असर दिखाई दे रहा है। तो वर्ल्ड वॉर तो ऑलरेडी है,